हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे जाने वाले सीडीपी के एमसीक्यूज। चाहे हम पेपर 1 की बात करें, चाहे हम पेपर 2 की बात करें, दोनों में ही जो सीडीपी पूछी जाती है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है। दोनों का ही सिलेबस लगभग लगभग सेम होता है। डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है डिफिकल्टी लेवल में। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट जो पेपर देते हैं वो पहली से लेकर 5वीं तक, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के टीचर आपको बनना होता है। तो उन्हीं बच्चों को आपको समझना है, उन्हीं बच्चों की नीड्स को आपको समझना है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पहली से 5वीं तक के बच्चों को बेस मानकर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास के टीचर आपको बनना होता है। तो इन बच्चों की नीड्स को आपको समझना पड़ेगा, इन बच्चों का डेवलपमेंट का पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से बच्चे लर्निंग करते हैं। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस वाले बच्चे होते हैं। इसीलिए फर्क कहाँ होता है? डिफिकल्टी लेवल में होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग एमसीक्यूज की सीरीज आपको मिलने वाली है। जो बच्चे पेपर 1 दे रहे हैं वो पेपर 1 की सीरीज कीजिए, पेपर 2 दे रहे हैं वो पेपर 2 की सीरीज को आप सोल्व कीजिए। डेली आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस क्लास डेली मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक 4 मित्रों में एक रोटी बराबर बांटने की उदाहरण से भिन्न की अवधारणा समझाता है। यह दृष्टिकोण बढ़ावा देता है। देखिए, जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा या आपको कोई क्लासरूम की सिचुएशन दे देगा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देगा और फिर आपसे वो पूछता है। तो यहाँ पर टीचर मैथ्स में फ्रिक्शन पढ़ाना चाहता है। यहाँ पर वो फ्रिक्शन पढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? बच्चों को एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक रोटी है, वो 4 फ्रेंड्स में बांटनी है, तो वो बराबर बराबर पार्ट्स में बांटनी है। तो ये दृष्टिकोण कौन सा है? क्या ये रोट मेमोराइजेशन है? रोट मेमोराइजेशन में क्या होता है? जहां पर बच्चा रट रहा होता है, जैसे टेबल रटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये क्या होती है? रट्टाफिकेशन होते हैं, जहां पर आप चीजें रट रहे होते हैं, फैक्ट्स रट रहे होते हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राज्य, हर एक स्टेट का राज्यपाल कौन है, देश का शिक्षा मंत्री कौन है, ये अलग अलग चीजें हैं जो आप रट रहे होते हैं, फैक्ट्स रट रहे होते हैं। ये रट्टाफिकेशन होती है, रोट मेमोराइजेशन होता है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? जहां पर आप क्लासरूम में भी जो भी पढ़ रहे हैं वो अपनी डेली लाइफ की चीजों के साथ रिलेट करके जब आप पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से जब आप पढ़ते हैं, सिचुएशन से जब आप पढ़ते हैं, तो वो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होती है। यहाँ पर टीचर बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग करवा रहा है, क्योंकि रोटी का एग्जाम्पल है वो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक रोटी को 4 टुकड़ों में काटना है, यही क्या होती है? ये फ्रिक्शन होती है। तो ये क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग है। मैकेनिकल लर्निंग क्या होती है? मैकेनिकल लर्निंग कहा है थॉर्नडाइक ने। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है? ट्रायल एंड एरर से होती है। थॉर्नडाइक की थ्योरी है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जब बार बार प्रैक्टिस करता है तो एक बार वो चीज सीख ही लेता है। ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर से उन्होंने लर्निंग को बताया। तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक प्रक्रिया है वो किसने बताई है? थॉर्नडाइक ने बताई है। पैसिव लर्निंग क्या होती है? जहां पर बच्चा निष्क्रिय रूप से बैठा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सिर्फ उसको ग्रहण कर रहा है, जैसे लेक्चर मेथड में होता है। जहां पर टीचर सेंट्रिक जो भी अप्रोच है, जो टीचर सेंट्रिक जो भी टीचिंग मेथड है, जहां पर टीचर हीरो होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वहां पर बच्चा पैसिव होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा पैसिव नहीं है, यहाँ पर बच्चा खुद एक्टिविटी करके देख रहा है। रोटी के 4 टुकड़े काट के देखेगा या उसको सोच रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो यहाँ पर लर्निंग कौन सी है? मीनिंगफुल लर्निंग है। जब भी मैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लेके आती हूँ, आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को खुद पढ़ें, उसको सोल्व करें और फिर आप एक्सप्लेनेशन देखें। यही तरीका होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। Which classroom practice is most likely to develop intrinsic motivation among the learner? मोटिवेशन दो तरीके की होती है। कौन कौन से? इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होती है? जहां पर आपका लोकस बाहर होता है, मोटिवेशन का लोकस बाहर होता है। आपको कोई टॉफी दे, चॉकलेट दे, इनाम दे, शाबाशी दे, आपको स्टार दे, ये क्या है? ये आपकी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है। आप एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, आप जॉब पाने के लिए पढ़ रहे हैं,
आप किसी की शाबाशी पाने के लिए पढ़ रही हैं, ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण होता है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? आप कोई भी काम ऐसा जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, एक ऐसा काम जो करके आपको मजा आ रहा है, तो वो क्या होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जहां पर मोटिवेशन का लोकस स्वयं आपके अंदर होता है। आपको किसी भारी अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोई शाबाशी दे ना दे, आपको इनाम मिले, आपको जॉब मिले ना मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। गिविंग प्राइज फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्राइज दे दिया तो ये क्या हो गई? ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। कंपेयरिंग चिल्ड्रन टू मार्क्स पब्लिकली, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि बच्चों के मार्क्स को आपको कंपेयर नहीं करना है। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दूसरा बच्चा है वो डीमोटिवेटेड महसूस करता है। दूसरे बच्चों को लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, इसी बच्चे की हर बार तारीफ होती है। तो जो बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है, एक बच्चे की तारीफ हो रही है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो अपने आप में पिछड़े हुए महसूस करते हैं और उनकी लर्निंग है वो गिरती है, बढ़ती नहीं है। कंपैरिजन आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। ये क्या है? ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो आप नोट करते रहो साथ साथ। कंपैरिजन जहां पर भी आ गया वो बिल्कुल भी सही ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, दूर भाग जाना उससे। प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइसेस इन लर्निंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने मीनिंगफुल लर्निंग की बात करी। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? जहां पर बच्चा अपनी डेली लाइफ के साथ चीजें कनेक्ट करके, एग्जाम्पल की मदद से, एक्टिविटी करके सीख रहा है। ऐसी चीजें सीख रहा है जो उसको डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करे, वो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होती है। थ्रेटनिंग कभी भी नहीं करना बच्चे को, किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके का पनिशमेंट, कोई भी थ्रेट, कोई भी आपको कुछ भी बच्चे को आपको भय नहीं फील कराना है किसी भी आधार पर। बच्चे को हमेशा एक सेफ इन्वायरमेंट देना है। बच्चा हमेशा अपने आप को ये समझे कि मेरी भी वैल्यू की जा रही है। किसी भी आधार पर आपको बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देनी है, थ्रेट आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। ये सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपने थ्रेटनिंग देख लिया, जहां पर आपने कंपैरिजन देख लिया, जहां पर आपने पनिशमेंट देख लिया, वो ऑप्शन आपका कभी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन 8 मंथ ओल्ड, एक बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। 8 महीने का बच्चा कौन सी स्टेज में है? 8 महीने का बच्चा इन्फेंसी में होता है, शैशवावस्था में होता है। 0 से 2 साल के बच्चे इन्फेंसी में होते हैं ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इन्फेंसी की बात कर रहे हैं। इन्फेंट सर्चेस फॉर ए टॉय आफ्टर इट इज हिडन अंडर ए क्लॉथ, एक बच्चा है वो अपने टॉय को ढूंढता है अगर आप उसको कपड़े के नीचे छुपा देते हैं। दिस बिहेवियर इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ, ये बिहेवियर क्या दिखाता है? एक ऐसा बच्चा जो 8 मंथ का है, उसके खिलौने को अगर आप कपड़े के नीचे छुपा देते हैं तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। बच्चे को ये समझ में आ गया है कि जो चीजें उसके सामने अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए वो अपने उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करता है। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की टर्म किसने दी थी? जीन पियाजेट ने दी थी अपनी पहली स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में, इंद्रिय गामक अवस्था में। क्लियर हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका आंसर हो जाएगा। कंजर्वेशन की बात भी जीन पियाजेट ही करते हैं। कंजर्वेशन कब आती है बच्चे में? लेटर चाइल्डहुड में आती है। कब आती है? लेटर चाइल्डहुड में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, पियाजेट की थर्ड स्टेज में आती है। जब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं शेप चेंज कर दूं तो क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं शेप चेंज कर दूं तो क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर पानी को चाहे मैं जग में रखो, चाहे मैं बाल्टी में रखो, चाहे मैं टब में रखूं, वो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये क्या होती है? कंजर्वेशन होती है। ये कब आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। सीरिएशन, सीरिएशन क्या होती है? जब बच्चा चीजों को सीरीज में लगाना सीख जाता है, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब चीजों को अरेंज करना सीख जाता है, उसको हम सीरिएशन कहते हैं। और ये भी कब आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज में आती है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जब बच्चे को ये समझ में आ जाए
अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि पानी से मैं बर्फ बना सकता हूं और बर्फ से मैं पानी बना सकता हूं, तो ये क्या होती है, ये रिवर्सिबिलिटी होती है। और ये भी बच्चे में कब आती है, थर्ड स्टेज में आती है। थर्ड स्टेज कौन सी है, कमेंट करके आप मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच चाइल्ड शोज एन मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। देखिए, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, ये आपने सुना है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी हम समझते हैं। कौन सा बच्चा है जो निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। आई वांट द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास। जब बच्चा हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना चाहता है, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है, बच्चा सबके सामने ये दिखाना चाहता है कि मैं अपनी क्लास में टॉपर हूं, मुझे अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आए, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होती है, ना कि मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। जब आप अपनी परफॉर्मेंस सबके सामने दिखाते हैं, जब आप अपनी परफॉर्मेंस किसी को भी नहीं दिखाना चाहते, तो वो क्या आता है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल आता है। जब आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ऑब्वियसली आप अपने मार्क्स किसी को नहीं दिखाओगे, तो वो आपकी परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल होता है। आई स्टडी ओनली टू रिसीव ए रिवॉर्ड। जब आप ओनली एक रिवॉर्ड को पाने के लिए जब आप पढ़ रहे हो, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और रिवॉर्ड की और पनिशमेंट की बात कौन करते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते हैं स्कीनर साहब। स्कीनर साहब की थ्योरी का क्या नाम था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर आई मेड ए मिस्टेक। मैं ये समझना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। जब बच्चा अपनी गलतियों को सुधारना चाहे, तो वो आपकी मास्टरी गोल ओरिएंटेशन होती है। वो जब आप कोई भी टास्क कर रहे हैं और उस टास्क में आपको गलती हुई, आप उन गलतियों को ढूंढ रहे हैं, उन गलतियों को सुधार रहे हैं, यानी आप मास्टरी गोल ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं। आई अवॉइड डिफिकल्ट टास्क, ये क्या है, ये तो अवॉइड जहां पर भी करेगा तो वहां पर क्या आ गई, अवॉइडेंस आ गई। क्या आ गई, अवॉइडेंस आ गई, परफॉर्मेंस नहीं होगी। प्रोटेक्ट माई इमेज, जब मैं अपनी इमेज को बचाने के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछा करें, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए, एक शिक्षक कहता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में बेहतर होते हैं। यह कथन क्या है। जहां पर भी गर्ल्स और बॉयज में कंपैरिजन हो रहा हो कि बॉयज इस चीज में अच्छे हैं, गर्ल्स इस चीज में अच्छी नहीं है, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो। भाई, ये कहाँ लिखा है कि लड़का नहीं रो सकता, उसके भी इमोशंस है। अगर उसे रोना आ रहा है तो वो रोएगा, उसे रोना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लड़कियां ही रोती हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं, जहां पर लड़के और लड़की में कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां पर आपकी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या है, जो भी रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं कि आप लड़के हैं तो आप ये करेंगे, आप लड़के हैं तो आप बाहर जाकर जॉब करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आप घर में रहेंगी, आप खाना बनाएंगी, आप बच्चों को संभालेंगी। ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, जो हमारे समाज ने बनाई है। जेंडर रोल्स किसने डिसाइड किए, हमारे समाज ने। देखिए, सेक्सुअल डिफरेंशिएटी होना अलग है, सेक्स अलग है, जेंडर अलग है। जो मेल और फीमेल बनाए, ये सेक्स डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन ये काम लड़का करेगा और ये काम लड़की करेगी, ये जेंडर है जो किसने बनाया है, समाज ने बनाया है। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रमोट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि एक बच्चा और एक बच्ची, या फिर कोई भी दो बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किसके कारण होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण अलग होते हैं। बच्चे दिखने में अलग हैं, बच्चों की इंटेलिजेंस ही अलग है, बच्चे का जो एडजस्टमेंट का लेवल है वो अलग है। ये किसके कारण होता है, हेरिडिटी के कारण और इन्वायरमेंट के कारण होता है। हर एक बच्चे की आनुवांशिकता अलग है। हेरिडिटी में क्या आता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमें अपने माता पिता के थ्रू मिली है, वो सारी हमारी हेरिडिटी में आती है। और इन्वायरमेंट में क्या आता है, जो भी हमारे आसपास का वातावरण, उससे हम क्या सीख रहे हैं।
हमें न्यूट्रिशन कैसे मिल रहे हैं, वो हमारी फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन करेंगे। हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनके वो कैसी भाषा बोलते हैं, कौन सी संस्कृति है, कैसा समाज है, वो सब हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करना है ये, या फिर रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अभी मैंने आपको बताया ये किसको बढ़ावा दे रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहा है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कॉन्शियसली ही नहीं, अनकॉन्शियसली भी बहुत सारी जगह हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं और अगर कहीं ग्राउंड का कोई काम है तो टीचर अनकॉन्शियसली 5 लड़कों को खड़ा करके बाहर भेजेंगे और कहेंगे कि आप ये ग्राउंड में काम करके आओ। अगर कहीं भी आर्ट का, ड्राइंग का काम है तो अनकॉन्शियसली टीचर उन 5 लड़कियों को उठाएगी और तुम जाओ, तुम ये करो। ये क्या है, ये अनकॉन्शियसली जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एनकरेज इक्वलिटी, ये इक्वलिटी को एनकरेज करना तो कहीं भी नहीं है। रिफ्लेक्ट इंक्लूसिव टीचिंग, नहीं, इंक्लूसिव टीचिंग को कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब है कि आपको बच्चे को किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, चाहे बच्चा किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी सोसाइटी का है, किसी भी कल्चर का है, कोई भी भाषा बोलता है, किसी भी आधार पर बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। हर एक बच्चा एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ेगा, ये इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा ऑप्शन बढ़ाता है, देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन। व्हाट तो आपको सीधा सीधा आंसर देगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, ये तो सिर्फ आप अपनी डेफिनेशन रट लो और आप आंसर दे पाओगे। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहां बढ़ी, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगी। स्पेल द वर्ड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वर्ड को स्पेल करना है। फिर उसके बाद है नेम द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं उनके आपको नाम बताने हैं। व्हाई डू वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। जहां पर भी आपसे व्हाई पूछ लिया जाए, क्यों, ये क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। जब भी आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे क्यों, तो वहां पर अलग अलग आंसर मिलेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे का जो थिंकिंग का पैटर्न है वो अलग होता है। वाही वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्यों वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनका एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होता। और जहां पर भी एग्जैक्ट आपको एक आंसर नहीं मिले, वहीं पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सोच रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने आइडियाज लगा रहे हैं। यहाँ पर आप इवेपोरेशन की डेफिनेशन दोगे, आपसे कोई पूछे देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, तो एक ही आंसर आएगा। वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावेगा, ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग को। जब आपके सामने कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का आंसर आप अपने तरीके से, अपने लॉजिक लगाकर, अपनी थिंकिंग लगाकर, ऑथेंटिक सोर्स से उसकी इंफॉर्मेशन को ढूंढकर जब उस समस्या पर आप काम करते हैं, तो वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आपको कोई भी एक एड दिखाई गई, अब उस एड को देखकर जस्ट आपने एक्शन नहीं ले लिया, आपने उसके प्रो एंड कॉन्स को जानने की कोशिश की कि जो इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही है, क्या ये एक्चुअल में सही है, इसका ऑथेंटिक सोर्स कहाँ है, क्या इसका ऑथेंटिक सोर्स है जिससे मैं इसकी सही इंफॉर्मेशन निकाल पाऊं, और फिर सही इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आप ये डिसाइड करें कि ये सही है या गलत है। आजकल जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो रही है या फिर हमारी दब रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। एक बच्ची मुख्यतः दंड के भय से कक्षा के नियमों का पालन करती है, कोहलबर्ग के अनुसार यह दर्शाता है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी वो कौन सी थ्योरी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग ने किसकी थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, बच्चे के नैतिक विकास के बारे में दी थी कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। एक चीज याद रखना, कोहलबर्ग हैं वो पहले साइकोलॉजिस्ट नहीं थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर काम किया। इनसे पहले पियाजेट साहब थे जिन्होंने बच्चे के मोरल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपने काम को अधूरा छोड़ दिया था और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में चले गए थे।
उनके काम को आगे बढ़ाया था किसने? कोहलबर्ग साहब ने। जब बच्ची किसी भी डर से, जब उसे डर है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा, तो वो नियमों का पालन कर रही है। तो वो कौन सी स्टेज में? 3 स्टेजेस और 6 लेवल की बात की थी। 3 स्टेजेस कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल मत कर देना, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। आपको 2 ऑप्शन देगा, प्री कन्वेंशनल और प्री ऑपरेशनल, और आप इतने जल्दी में होते हो कि प्री जैसे ही देखा आपने आगे का पढ़ा ही नहीं कि ऑपरेशनल लिखा था या कन्वेंशनल लिखा था, और वहीं पर आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। तो जब बच्ची दंड से बचने के लिए कि उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, तो जब वो कोई भी एक्टिविटी कर रही है, कोई भी नियमों का पालन जब वो कर रही है, तो वो कन्वेंशनल मोरलिटी होती है, वो परंपरागत नैतिकता होती है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर को जब वो फॉलो कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाणी मुख्यतः बच्चे की किस प्रकार की सहायता करती है? जो वाइगोस्की साहब हैं, उन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई थी। कौन कौन सी 3 प्रकार की स्पीच थी? पहली स्पीच थी इनकी सोशल स्पीच। कौन सी? सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। दूसरी थी प्राइवेट, प्राइवेट स्पीच यानी आपकी निजी वाणी, और तीसरी थी आपकी इनर स्पीच यानी आपकी आंतरिक वाणी। जब बच्चा 3 साल के आसपास का होता है, तो वो अपनी बात दूसरों को समझाना सीख जाता है। ये आपकी सोशल स्पीच होती है। अगर आपको वाइगोस्की की थ्योरी में कोई भी डाउट हो, तो आप चैनल पर जाकर वाइगोस्की की थ्योरी देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको करवा रखी है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जहां पर बच्चा अपने आप को गाइड कर रहा होता है, खुद से बात कर रहा होता है। जब वो शू लेसेस बांध रहा होता है, तो वो कहता है नहीं, ये मैंने गलत बांध दिया, इसको फिर से खोलो, इसको ऐसे बांधूंगा, इसको ऐसे बांधूंगा। ये क्या है? ये प्राइवेट स्पीच होती है, जब वो खुद को खुद से ही इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, और ये प्राइवेट स्पीच बहुत यूजफुल होती है। इसी प्राइवेट स्पीच को प्याजेट साहब ने क्या कहा था? इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा था। क्या कहा था? ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा था। और प्याजेट ने इस ईगो सेंट्रिक स्पीच को यूजलेस माना था। ये कहते हैं कि ये ईगो सेंट्रिक स्पीच है, किसी काम की नहीं होती, लेकिन इन्होंने वाइगोस्की साहब ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। प्राइवेट स्पीच से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनर स्पीच क्या होती है? जब बच्चा अपने थॉट्स को अपने दिमाग में ही सोल्व कर रहा होता है, उसे भारी तरीके से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती। ये कब आता है? जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है, तब बच्चे में इनर स्पीच आ जाती है। तो इमिटेट अडल्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इमिटेशन है, ये बच्चा इन्फेंसी में करता है। कब करता है? इन्फेंसी में, 0 से 2 साल में करता है। जब आप बच्चे के सामने ताली बजाते हैं, तो बच्चा भी ताली बजाता है बिना अपना दिमाग लगाए। क्यों करना है उसे नहीं पता, मेरे बड़े ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। मेमोराइज इंफॉर्मेशन, मेमोराइज करना मैकेनिकली, ये तो कौन कहते हैं? मेमोराइज करना, रटना सबसे बेसिक, सबसे पहला स्टेप होता है लर्निंग का, सबसे बेसिक होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। रेगुलेट एंड गाइड ओन थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करना। अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए बच्चे में इनर स्पीच नहीं आती है, वो अपनी ही थिंकिंग को गाइड कर रहा होता है। पहले प्राइवेट स्पीच में वो बोल बोल कर अपनी थिंकिंग को गाइड कर रहा है, लेकिन इनर स्पीच में क्या किया? वो बाहरी रूप से नहीं बोल रहा, लेकिन वो अपने आप से अंदर ही अंदर बातें कर रहा है, तो भी वो अपनी थिंकिंग को ही गाइड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेट एंड गाइड ऑन थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्रम विकास के शीर्षगामी सिद्धांत को दर्शाता है? यानी स्फेलोपोडल डायरेक्शन। डेवलपमेंट की 2 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी? स्फेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्फेलोपोडल में क्या होता है? स्फेलो और कोडल, स्फेलो का मतलब क्या होता है? आपका हेड, यानी सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट। स्फेलोपोडल का मतलब क्या हो गया? सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट। पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करता है, फिर अपने ट्रंक को कंट्रोल करता है, और फिर उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे पैरों की तरफ जाता है। बच्चा पहले अपने हेड को कंट्रोल करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सीधा लेटा रहता है। 2-3 महीने में बच्चा उल्टा लेटकर अपनी गर्दन को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है।
क्योंकि उसका ट्रंक, उसकी बैकबोन है वो कंट्रोल में आ गई। फिर बच्चा खड़ा होना सीखता है और फिर बच्चा चलना सीखता है। जन्म लेते ही बच्चा सीधा चलना नहीं सीख लेता। ये क्या है? सिर से पैर की तरफ डायरेक्शन है। इसी को हम स्फेलोकोडल डायरेक्शन कहते हैं। हेड कंट्रोल बिफोर लेग कंट्रोल, है ना, पैरों का पहले सिर का नियंत्रण करना। ध्यान रखना, उल्टा भी आपसे लिखा हुआ जा सकता है। फिंगर बिफोर शोल्डर, नहीं, बिल्कुल गलत है। फिंगर पहले कंट्रोल में नहीं आती, पहले शोल्डर कंट्रोल में आता है, फिर फिंगर कंट्रोल में जाती है। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये प्रोक्सिमो डिस्टल हो जाएगी। कौन सी? प्रोक्सिमो डिस्टल हो जाएगी। पहले बच्चा अपने आंतरिक आंतरिक जो आपकी इनर बॉडी है उसको कंट्रोल करता है, फिर आउटसाइड की तरफ जाता है। सेंटर टू पेरिफेरी जब डेवलपमेंट होता है। राइटिंग बिफोर सीटिंग, राइटिंग, देखो पहले बच्चा बैठता है क्योंकि पहले बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी पहले बच्चे की लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे की स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, ना कि पहले लिखना सीखता है। रनिंग बिफोर स्टैंडिंग, खड़े होने पहले बच्चा क्या दौड़ने लग जाता है? उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या आपको एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर नहीं आ रहे तो जरूर कमेंट करके बताना कि हमें यहाँ पर डाउट रह गया, आप ये दोबारा क्लियर करो। ए सेंसिटिव पीरियड रेफर टू ए टाइम व्हेन, हम साइकोलॉजी में एक सेंसिटिव टाइम पीरियड पढ़ते हैं। सेंसिटिव टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऐसा टाइम पीरियड जो उस पर्टिकुलर स्टेज में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, उस स्टेज में बच्चे का हाईएस्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है। जैसे हम कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल में बच्चे की वोकेबलरी बहुत तेजी से बढ़ती है। बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के लिए भी सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है। बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की जो स्टेज आती है, एडोलेसेंस की स्टेज जब आती है, तब बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है। बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है? एडोलेसेंस होता है। तो सेंसिटिव टाइम पीरियड किसे कहेंगे? लर्निंग बिकम्स इम्पॉसिबल, लर्निंग कभी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वो टीचर की गलती है, टीचर की मेथड की गलती है, टीचर की टीचिंग अप्रोच की गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा हीरो है, वो सेंटर में है, बच्चा सेंटर में है। अब उस बच्चे को सिखाने की मेहनत आपको करनी है, बच्चा मेहनत नहीं करेगा। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट एग्जैक्टली सेम रेट, क्या हर बच्चा 6 महीने की उम्र में बैठना सीख जाता है? क्या हर बच्चा 1 साल की उम्र में ही बोलना सीख जाता है? क्या हर बच्चा 12 से 15 महीने की उम्र में चलना दौड़ना सीख जाता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों की डेवलपमेंट की रेट डिफरेंट होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा जल्दी चलता है। तो कहां पर फर्क है? डेवलपमेंट की रेट में फर्क है, लेकिन सेम क्या होता है? सेम हमेशा पैटर्न होता है। सेम क्या होता है? सेम हमेशा आपका पैटर्न होता है। इसका मतलब क्या है? पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चा एक वर्ड बोलता है, फिर उसके बाद 2 वर्ड बोलता है, फिर वो एक पूरा सेंटेंस बोलता है। ऐसा नहीं है कि पहले सीधा ही बच्चा एक सेंटेंस बोलने लग जाए। दुनिया के किसी भी कोने की बात कर लो, बच्चे का डेवलपमेंट का पैटर्न हमेशा सेम रहता है। चेंज कहाँ होता है? रेट में डिफरेंस होता है। ए चिल्ड्रन इज स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू सर्टेन एक्सपीरियंसेस, बच्चा कुछ विशेष अनुभवों के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यही सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जिससे बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आप देखो, बहुत सारी चीजें आप बच्चे को नहीं सिखाते, लेकिन बच्चा खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सीख जाता है। ये कैसे सीखता है? अनकॉन्शियसली सीखता है। आपको बच्चे को डायरेक्ट सिखाने की जरूरत नहीं होती, बच्चा ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। आपको वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी घर का माहौल देखना चाहते हैं ना, कि उस घर का माहौल कैसा है, उस घर में बड़े कैसे रहते हैं, तो उस घर के बच्चे को देख लीजिए। वो बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बच्चा आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, ये सब रिफ्लेक्ट होता है उस
घर के बड़ों के लिए। बच्चा है वो एक आईने की तरह होता है। डेवलपमेंट डिपेंड ओनली ऑन हेरिडिटी, ओनली, जहां पर भी आपको ओनली दिख जाए दूर भाग जाना, कभी भी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। ओनली भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। डेवलपमेंट है वो हमेशा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कारण होता है, ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी, ना सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा। हेरिडिटी है वो आपको एक्सट्रीम दे देती है कि यहां तक बच्चे का डेवलपमेंट होगा, लेकिन उस एक्सट्रीम तक पहुंचने में जो मदद करता है वो कौन करता है? एनवायरमेंट करता है। जैसे हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस है वो हेरिडिटी के कारण होती है, तो हेरिडिटी ने हमें दे दिया कि इंटेलिजेंस का एक्सट्रीम यहां तक होगा, लेकिन उस इंटेलिजेंस तक पहुंचने में इन्वायरमेंट मदद करेगा। अगर आप बच्चे को कहीं जंगल में छोड़ के आ जाओ तो हेरिडिटी से बच्चे को चाहे कितना ही इंटेलिजेंस मिली है, क्या वो इंटेलिजेंस डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस इंटेलिजेंसी को डेवलप करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। बच्चे को आप एजुकेशन दें, बच्चे को जो जो चीजें चाहिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करवाने होंगे, तभी बच्चे की वो हेरिडिटी से मिली हुई इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एग्जाम्पल बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल? इसका आंसर आप खुद बताओगे क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। बच्चा सिर से पहले पैरों का नियंत्रण करता है, कि अब ये बात ठीक है, ये तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है। पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करता है, फिर वो लेग्स को करता है, ये स्फेलोकोडल डायरेक्शन होती है, लेकिन ये तो ऑप्शन ही गलत है। ए चाइल्ड कंट्रोल द आर्म्स बिफोर द फिंगर, पहले बच्चा अपनी पूरी आर्म को कंट्रोल करता है, फिर फिंगर्स पर जाता है। एक छोटा बच्चा है जब वो कोई भी टॉय को उठाता है तो वो पूरे हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो फिंगर से पकड़ना शुरू करता है। यही है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अगला क्या है? बच्चा बोलने से पहले पढ़ना सीखता है, ये कहां गलत हो गया? बच्चा शारीरिक विकास से पहले भावनात्मक विकास करता है। देखिए, जितने भी टाइप के डेवलपमेंट हैं सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। बच्चे का डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के जितने भी टाइप के डेवलपमेंट है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो नैतिक है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट है, हर तरीके का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा फिर उसके बाद बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होगा। सारे तरीके के डेवलपमेंट एक साथ हो रहे होते हैं, और डेवलपमेंट है वो आपका मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, यानी बच्चे का डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तो आपको पता है कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, जितना ज्यादा लोगों से मिल रहा है उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन नेगेटिव डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चे के दूध के दांतों का टूटना, ये उसका नेगेटिव डेवलपमेंट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म पाई जाती है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? जब बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझता है, जो चीज उसे अच्छी लगती है वही सारी दुनिया को अच्छे लगना चाहिए, सिर्फ वो अपना पर्सपेक्टिव जानता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं जानता। लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो ईगोसेंट्रिज्म कम होने लगता है, यानी ईगोसेंट्रिज्म रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है? आपका नेगेटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपकी यादाश्त है वो कम होएगी। ये क्या है? नेगेटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गतिविधि प्रमाणिक अधिगम का उदाहरण है? यानी विच एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग? ऑथेंटिक लर्निंग क्या होती है? देखिए, पाठ्यक्रम से 10 परिभाषाएं लिखना। देखिए, ये लिमिट हो गया, ये एक नैरोवर टर्म है। आप जब भी सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक ब्रॉड एस्पेक्ट में जाया करें। सिर्फ 10 डेफिनेशन पढ़ना रटना, ये क्या है? क्या ये ऑथेंटिक लर्निंग है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नैरोवर टर्म हो गई हमारी। मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग भी कभी भी सही नहीं हो सकता। अब आप सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ा करो। रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल अराउंड, पहाड़ों की ओर जोर से दोहराना। पहाड़े दोहरा रहे हो, अब क्या कर रहे हो? मेमोराइजेशन ही तो कर रहे हो।
कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन वाटर यूजेस इन द नेबरहुड, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ऑथेंटिक लर्निंग है। कैसे? पानी का यूज अपने आस पड़ोस में कितना हो रहा है, वो इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा, कितना पानी खाना बनाने में यूज हो रहा है, कितना नहाने में हो रहा है, कितना पौधों में पानी देने में हो रहा है, किस तरीके से हम इस पानी की बचत कर सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक लर्निंग होती है। नैरोवर टर्म के साथ कभी मत जाना, हमेशा ब्रॉडर टर्म को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेसिप्रोकल टीचिंग मेनली इन्वॉल्व लर्नर इन, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी पूर्व अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण और सारांश। कॉपिंग, देखो क्या कॉपी करना लर्निंग होती है? मेमोराइजिंग, देखो आपको दूर से ही दिख जाएंगे ये गलत गलत वर्ड्स, तो इनको आप पहले ही हटा दो। लिसनिंग साइलेंटली टू द टीचर, यहाँ पर तो जो लर्नर है वो क्या हो गया? पैसिव हो गया। जहां पर भी लर्नर पैसिव हो जाए वो लर्निंग कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या है? कंपीटिंग इंडिविजुअली विद पीयर्स, मैंने अभी भी आपको बताया था कि कंपटीशन है वो आपको कभी भी करवाना ही नहीं है। रेसिप्रोकल यानी जो पारस्परिक शिक्षण होगा, जहां पर बच्चे ग्रुप में सीख रहे होते हैं, 5 से 7 बच्चों का एक ग्रुप बना दो, बच्चे सारे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, ट्यूशन कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, अपनी अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, मैं मॉडल बना के लाऊंगा, तुम इसको प्रेजेंट करोगे, तुम सोर्सेज इकट्ठा करोगे, तो यहाँ पर बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी कक्षा में कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त है? समावेशी शिक्षा से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा क्या है? जहां पर हर एक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है और एक ही क्लासरूम में बैठकर वो पढ़ेंगे। चाहे बच्चे में किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट है, चाहे बच्चा किसी जाति का है, किसी धर्म का है, पिछड़े वर्ग से है, माता पिता अमीर है, गरीब है, किसी भी तरीके से बच्चे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हर एक बच्चे की नीड्स का ध्यान में रखना है, हर एक बच्चे को उसके लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। देखिए, टीचिंग ऑल चिल्ड्रन थ्रू वन फिक्स्ड मेथड, कभी भी फिक्स्ड मेथड का यूज नहीं करना। ये फिक्स्ड मेथड भी एक आपका नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा करके सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई पढ़कर सीखता है, कोई देखकर सीखता है। तो हर एक बच्चे को एक मेथड से आप कैसे पढ़ा दोगे? ये बिल्कुल गलत है। जहां पर भी फिक्स्ड करिकुलम आ जाए, जहां पर भी फिक्स्ड मेथड आ जाए, वो ऑप्शन आपका कभी भी ठीक नहीं होगा। सेपरेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी परमानेंटली, ये तो स्पेशल स्कूल का एस्पेक्ट था जो सबसे पहले चला आ रहा था कि बच्चों को, जो भी बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड हैं, हो सकता है किसी बच्चे के पैर काम ना करते हो, किसी का हाथ काम ना करता हो, किसी को सुनाई ना देता हो, किसी को दिखाई ना देता हो, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाए गए थे। तो क्या हुआ, बच्चे जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे दूर हो गए। स्कूल के बाद आना तो बच्चे को सोसाइटी में ही है। जब बच्चा सोसाइटी में आया तो वहां पर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उन स्पेशल बच्चों को अपने साथ एडजस्ट करवा ही नहीं पा रहे, वो अपने जैसा उनको मान ही नहीं रहे। इसीलिए फिर इंटीग्रेशन आया। इंटीग्रेशन में क्या किया, उन बच्चों को स्कूल में तो ले आए, लेकिन बच्चों के नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया। बच्चों के लिए रैंप नहीं बनवाए गए, जिन जो बच्चे को दिखाई नहीं देता उसके लिए ब्रेल लिपि वाली बुक्स ना अवेलेबल करवाई गई। जिन बच्चों को सुनाई नहीं दिया उन बच्चों के लिए विजुअल जो इम्पेयरमेंट्स है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा उनके लिए जो विजुअल चीजें हैं, पिक्चर दिखाकर आप पढ़ाएं, चार्ट दिखाएं, ये सब चीजें नहीं की गई। तो इंटीग्रेशन में क्या किया गया कि बच्चे को ले आए लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया गया। चेंज कहाँ हुआ, इंक्लूसिव क्लासरूम में चेंज हुआ कि जो भी बच्चा है जिस भी तरीके का है उसको उसी के तरीके से आपको पढ़ाना है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। यूजिंग मल्टीपल मेथड्स एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। जहां पर जितने ज्यादा मेथड का आप यूज करेंगे, जितनी अपनी टीचिंग को फ्लेक्सिबल रखेंगे, उतने ही बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी। लोअरिंग एक्सपेक्टेशन फॉर सम चिल्ड्रन, नहीं, बिल्कुल गलत है।
ये कभी मत मानना कि ये बच्चा स्पेशल बच्चा है तो इससे मैं एक्सपेक्टेशंस कम रखूं, इससे बच्चे की लर्निंग डिग्रेड होगी, बढ़ेगी कभी नहीं। एक्सपेक्टेशंस कभी भी आपको कम नहीं रखनी है, आप तरीका दूसरा यूज कर सकते हैं। होपफुली मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल हम फिर से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन की सीरीज डेली आपके लिए, डेली एक क्लास आपको मिलेगी। आप अपनी तैयारी को 1 महीने में बहुत अच्छी कर सकते हैं। साथ-साथ आप जो नेगेटिव वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ये नोट करते चलो। जहां पर भी जो भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है ना कि ये टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं छोटे-छोटे वीडियोस आपको उस टॉपिक पर बना के दूंगी ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।